डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है और शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत जो है आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। बतलाइए, 2024 में भाजपा मुक्त भारत का ड्रीम देख रहा हूँ। आपको कहूँ कि पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा अगर कोई इस बार अगर माहौल है भाजपा मुक्त भारत का, तो इस बार 2024 में बना है। और उसके लिए जो है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जिस व्यक्ति से उम्मीद है, वो है राहुल गांधी। अगर दलित पिछड़ी नेताओं ने सामाजिक न्याय का विस्तार किया होता, अगर इनमें एस्पिरेशन पैदा किया होता कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, आपको सप्लाई में, डीलरशिप में, ठेके में, फिल्म में, टीवी में, मंदिरों को पुजारी, ई टू जेड शक्ति के जितने स्रोत थे उसमें हम आपको भागीदारी देंगे। भाजपा हवा में उड़ गई होती, क्या इसके पास कुवत है? नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, 2024 के इलेक्शन को लेकर लगातार हर पार्टी की तैयारी जारी है। उस जारी की प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का बोलबाला सबसे बड़ा है, लेकिन उस बीच राहुल गांधी न्याय यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी शुरू कर चुके हैं। उनको देश में चाहने वाले, उनको देश का भविष्य समझने वाले भी इस देश में बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं। उनमें से एक हमारे साथ इस वक्त एचएल दुसाद साहब हैं। वह डाइवर्सिटी मिशन के कर्ता धर्ता हैं और सबसे बड़ी बात, बहुजन राजनीति और बहुजन समाज के उन लेखकों में आते हैं जिन्होंने सर्वाधिक पुस्तकें लिखी हैं और तमाम विषयों पर गूढ़ किताबें लिखी हैं। उसी सिलसिले में उन्होंने 6 पुस्तकें कांग्रेस और राहुल गांधी के आसपास लिखी। अभी हाल में उनकी एक मुलाकात राहुल गांधी से हुई, उन्होंने बातचीत की। इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली चर्चा उनकी किताब जो इस वक्त सर्वाधिक चर्चा में होनी चाहिए थी, वो है 2024 भाजपा मुक्त भारत। आप सबको याद होगा कि 2014 में बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। अब दलित लेखक एचएल दुसाद का की पुस्तक आ गई है भाजपा मुक्त भारत 2024। हालांकि यह सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि राजनीति में जो आप सोच रहे हो वही 3 महीने बाद। ऐसे में इन सारी जानकारियों के लिए हम चलते हैं एचएल दुसाद साहब के पास। एचएल दुसाद साहब, आपका स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही, अगली बात हम राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का पुरोधा माने या समझे, उससे पहले ये कि आखिर क्या आपके पास ऐसा रोड मैप है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत हो सकता है? अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, आपके दर्शकों को स्वागत करना चाहूंगा। आपने अभी बातों बातों के क्रम में कहा कि बहुतों को जो है अजीब लग सकता है, शायद हंसी भी आ सकती है कि कोई भाजपा मुक्त भारत का सपना देखता है। मैं यकीन दिलाऊं आपको कि मैं पिछले 6 सालों से बहुत ही दावे के साथ कहते रहा हूं कि भाजपा को हराने जैसा आसान पॉलिटिकल टास्क कोई हो ही नहीं सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में अगर कोई सबसे इजीएस्ट टास्क है, दैट इज भाजपा को मात देना। कुछ बात है ही नहीं इस पार्टी में। इतनी बहुजन विरोधी पार्टी, इतनी देश विरोधी पार्टी, इतनी मुद्दा विहीन पार्टी तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आई ही नहीं। दुर्भाग्य यह है कि जो विपक्ष है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। अब जहां तक आपने मेरी उस किताब का जिक्र किया 2024 भाजपा मुक्त भारत, तो ये नया नहीं है। जरा ये देखें, इधर देखिए, मेरे हाथ में एक किताब 2019 भाजपा मुक्त भारत। मैंने 2019 में जो है भाजपा मुक्त भारत के लिए अपने तरफ से लेखन किया था। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने हिंदुत्व की राजनीति पर भारत की हिस्ट्री में सबसे अधिक लेखन किया है। मेरी एक किताब है 1000 पेज की, सामाजिक परिवर्तन में बाधक हिंदुत्व। मैंने 2013 में लिखी, वो 1000 पेज की है। और भाजपा के खिलाफ मेरी राइटिंग मिनिमम 5000 पेज की है। तो 2019 के चुनाव में भाजपा मुक्त भारत के लिए मैंने विपक्ष के सामने अपना इंटेलेक्चुअल कुछ कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश किया था। और इस क्रम में जो है 2019 के चुनाव के पहले मैं 8 किताबें लाता हूँ। अच्छा लगेगा आपके पाठकों को भी देख कर के कौन सी 8 किताबें थी। एक किताब है
2019 भारत के इतिहास में बहुजनों की सबसे बड़ी लड़ाई। आज जो है राम मंदिर को लेकर के जो एक माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है, मैंने 2017 में इसका जो है कयास लगा लिया था, अनुमान लगा लिया था क्या होने जा रहा है। 2017 में मेरी ये किताब आई थी, राष्ट्र की जरूरत राम मंदिर या सामाजिक अन्याय मुक्त भारत। जी। भाजपा का जो शासन है पूरे देश में एक सामाजिक अन्याय का विस्तार देने का है। तो मैंने 2017 में ये किताब लिखी थी ताकि विपक्ष इसका उपयोग करके 2019 में इसका मुकाबला करें। उसी क्रम में मेरी ये तीसरी किताब रही थी, बहुजन राजनीति का पतन। जैसे मैं कहता हूं कि भाजपा को हराना सबसे आसान काम है, बस उसको जो है सामाजिक न्याय के पीठ पर जो है उतार दीजिए, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर जहां चुनाव तुषार साहब हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इन किताबों के जिक्र करते हुए वो मूल राजनीतिक बात जहां से जनता आपसे जाननी चाहेगी, क्योंकि जैसे ही आपने 2019 भाजपा मुक्त भारत दिखाया और 2024 भाजपा मुक्त भारत अगली किताब का मैंने जिक्र किया, तो वैसे ही पाठकों दर्शकों को लगेगा ये जनाब किताब ही लिखते रहते हैं, आखिर आइडिया क्या है। तो आखिरकार 2019 में जो भाजपा मुक्त भारत आपने किया और 2024 में भाजपा मुक्त भारत किया, तो क्या विपक्ष तक आपकी बात नहीं समझ पाई या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को विपक्ष समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये चीजें अधूरी रह गई? सबसे बड़ी समस्या जो है बताऊं, इंटेलेक्चुअल जो है सही है और मैं बराबर चर्चा करता रहता हूं, ये समाज भी भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए समाज भी तैयार है। समस्या नेतृत्व की तरफ से है। भाजपा को लेकर के बहुसंख्य लोगों में जो आक्रोश है, इसको चैनलाइज करने वाला इस देश में कोई नेतृत्व है ही नहीं। नेता का काम क्या होता है, जो हालात होता है उस हालात को चैनलाइज करके लोगों के समक्ष रखना और उसका उपयोग करना। विपक्ष इसका उपयोग कर ही नहीं पाया, मतलब नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहा है, आप ये कह रहे हैं विपक्ष की है ऐसी कोई समस्या। जिसे थोड़ा सा आपको याद दिला देना चाहूँ, जो मैंने कहा कि भाजपा को हराना सबसे आसान काम है। 2015 में मोदी जब फुल फॉर्म में रहते हैं, बिहार में चुनाव होता है। उस चुनाव में क्या था, लालू यादव ने चुनाव को पूरी तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खड़ा कर दिया। उसके पहले 2014 के अगस्त महीने में वहां 10 सीटों पर उपचुनाव था मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, और 10 सीटों में जो है लालू और नीतीश मिल के जो चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें 10 में से 6 सीटें जो इसको मिलती है। एजेंडा क्या खड़ा किया गया था, लालू जी ने उपचुनाव के पहले कहा था कि हमें सरकारी ठेकों सहित विकास की तमाम योजनाओं में एससी एसटी ओबीसी और अकलियतों के लिए 60% आरक्षण चाहिए, अर्थात सोशल जस्टिस के मुद्दे पर खड़ा किया था। और आज जान लीजिए कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव को खड़ा करने का मतलब रिजर्वेशन का एक्सटेंशन, बस वो नौकरी तक नहीं चलेगा। आपको पता है कि 2002 में जो भोपाल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद से हम लोग लगातार वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस क्रम में मेरी 85 किताबें आई हैं, 80 नहीं 85 किताबें आई है। और उन किताबों में मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी मानव जाति की समस्या रही सोर्सेज ऑफ पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति के स्रोतों का असमान बंटवारा। दुर्भाग्य कहा जाएगा इस देश के इंटेलेक्चुअल का, अर्थशास्त्रियों का और जो नीति आयोग है उनका, ये लोग शक्ति के स्रोतों का अर्थ ही नहीं जानते। समाज में शक्ति के 4 स्रोत होते हैं। आर्थिक, जिसमें ऑल अर्निंग एक्टिविटीज आ जाती है, और अर्निंग एक्टिविटीज में सिर्फ नौकरी नहीं है, सप्लाई है, डीलरशिप है, खेती है, तमाम चीजें हैं। दूसरा शक्ति का स्रोत है राजनीतिक, तीसरा है एजुकेशन, और चौथा जो है धर्म। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है, और शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत जो है आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। बतलाइए इस देश के कितने इंटेलेक्चुअल, इस देश के कितने लीडर हैं जो धर्म को एक शक्ति का स्रोत मान के इसमें जो है वाजिब बंटवारे की बात करते हैं। तो समस्या जो है कुछ बौद्धिकों की तरफ से और नेताओं की तरफ से तो बहुत ज्यादा है। तो मैं लगातार इन बातों को उठा रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि भाजपा को आप बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं, सिर्फ सामाजिक न्याय का विस्तार कीजिए। और सामाजिक न्याय के विस्तार के लिए मुद्दे को जो है नौकरी से आगे बढ़ा करके सप्लाई में, डीलरशिप में, ठेकों में, फिल्म टीवी इत्यादि में बढ़ाइए। एक सवाल तुषार साहब यही है आपसे कि 2024 में हारने का एक रोड मैप अपनी किताब में आपने लिखा है। एक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करिए जिससे कि लगे, जबकि पूरा विपक्ष हारा हुआ है, बीजेपी नारा दे रही है 400 पार,
विपक्ष का अपना कॉन्फिडेंस, उसके भी बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि लगता है हो ही जाएगा। और ये महीना तो जो 22 जनवरी वाला चल रहा है राम मंदिर के शिलान्यास का, उसके बाद आप देख रहे हैं। तो 2024 में भाजपा मुक्त भारत की जो बात आप कह रहे हैं, क्या कुछ ऐसे पॉइंटर्स बता सकते हैं जिससे लगे देश के विपक्ष को, नेताओं को, राहुल गांधी को कि आदमी कमाल का है, यह भारत का नया एक ऐसा बुद्धिजीवी है जिसमें कि समाज और क्या कहते हैं अपना राजनीति दोनों की बेहतर और बड़ी समझ है। जी, जी, जी। हाँ। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जो मैं ये है 2024 में भाजपा मुक्त भारत का ड्रीम देख रहा हूँ। आपको कहूँ कि पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा अगर कोई इस बार अगर माहौल है भाजपा मुक्त भारत का, तो इस बार 2024 में बना है। और उसके लिए जो है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जिस व्यक्ति से उम्मीद है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने, अजय जी, इस बार जिस तरीके से बात कही है, जितनी आबादी उतना हक, मेरा दावा है कि भारत के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में इतना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बात किसी ने नहीं की। किनारा यूं तो सभी लोग जानते हैं कि कांसीराम से है। कांसीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन उनका जो भागीदारी का ये था, कंसर्न था, वो सत्ता में भागीदारी से था। राहुल गांधी पहला व्यक्ति है इस देश का जो दावे के साथ कहता है कि हमें जो है धन का न्यायपूर्ण बंटवारा करना है। जो मेरी पिछली मुलाकात है, मैं दंग रह गया देख करके कि मैं देखा ही नहीं कि इस समय भारत में ऐसा कोई नेता हो जो धन के बंटवारे की बात को इतनी जो है अहमियत देता हो। राहुल गांधी ने 13 तारीख को हम लोग के सामने कहा। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। और ये जो बात है, जितनी आबादी उतना हक, ये जो है अगर कायदे से विपक्ष इसको प्लेस कर दे तो जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, राहुल गांधी इसके जरिए जो संदेश दे रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूं कि भारत की हिस्ट्री में अब तक नहीं हुआ, सोर्सेज ऑफ पावर के बंटवारे की बात नहीं है, शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की बात नहीं है। राहुल गांधी के इस स्लोगन में जितनी आबादी उतना है, उसमें सारी बातें आ जाती है। वो सिर्फ नौकरी की बात नहीं करते हम। याद कीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को चलाने वाले जो ये सचिव हैं, उसमें कहाँ है वो बीसी, उसमें कहाँ है बाकी वंचित जातियां, दलित आदिवासी कहाँ है। तो इसके जरिए जो है राहुल गांधी जो फार्मूला दे रहे हैं, आने वाले दिनों में देश का एजेंडा जो होगा वो नौकरी से आगे बढ़कर जितने भी शक्ति के स्रोत है उसके बंटवारे तक ये बात फैलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने जो नारा दिया है, विपक्ष यदि इसको जो है मैंने पूरी तरीके से संगठित होकर के अपना ले, और दूसरी बात है कि जो है बुद्धिजीवी भी अगर उनके साथ हो जाए, तो चुनाव जो है वो खराब हो सकता है आपको सोशल जस्टिस के मुद्दे पर। और जिस दिन चुनाव सोशल जस्टिस के मुद्दे पर खड़ा हो जाए, अजय जी, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कमजोर आज पार्टी दुनिया में कोई दिखाई नहीं पड़ेगी। इस पार्टी को सोशल जस्टिस के मुद्दे पर जैसे आपका पर्थ की पीच पर जो इंडियन बैट्समैन को लिए जाए और मैकग्राथ की बॉलिंग हो, जेफ थॉमसन की बॉलिंग हो, जो इनकी हार होती वही हार है, ये टिक ही नहीं सकते। क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अन्याय को बढ़ावा दिया है, और इस बात को किसी ने बतलाया नहीं। मसलन अभी जो ये माहौल बना रहे हैं, मैंने इस पर जो है एक सप्ताह पहले एक लेख लिखा। आपको पता होगा कि उद्धव ठाकरे ने क्या स्टैंड लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम 22 को अयोध्या नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नासिक। नासिक के काला राम मंदिर में जाएंगे सबसे पहले। और इसके जरिए कितना बड़ा मैसेज दे दिया है। काला राम मंदिर के आप जानते हैं कि जैसे मैं बतलाया कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है, और शक्ति के स्रोत के रूप में जो है इसकी हमें तो आर्थिक शक्ति से कम नहीं है। और इस सेक्टर से हजारों साल से लेकिन दलित, दुसाद साहब, आदिवासी, आप जो बात कह रहे हैं उसी बात में है, धर्म शक्ति का एक स्रोत है और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को शक्ति का एक स्रोत बनाकर साबित कर दिया, और सामाजिक न्याय की पार्टियां वो नहीं कर पाई। खैर, आपकी एक किताब है बहुजन का विचलन, या कुछ आप बता रहे थे, बहुजन राजनीति का कुछ गिरावट, ऐसी एक किताब का आप जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे चाहूंगा संक्षिप्त में यह समझना, पाठक दर्शक भी समझना चाहेगा कि बहुजन राजनीति का वह क्या डिविएशन है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हुई, और बहुजन समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोटर है, वह दलित है, वह पिछड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ये मैं मानता हूँ। उस पुस्तक का नाम भी करेक्ट कर दीजिएगा आप बोलते हुए जी।
इक्वल 90 के टिकट से मंडल की राजनीति के उदय के बाद से समझ जाए कि ये दो विचारधारा की लड़ाई थी, दो विचारधारा के, एक जाति चेतना के राजनीतिकरण की लड़ाई, दूसरा धार्मिक चेतना के जातिकरण की राजनीतिक लड़ाई। मंडल के बाद से अचानक देखते हैं कि ये जो वंचित जातियां हैं, ये हिंदू धर्म शास्त्रों के समय दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय समाज एक ऐसा समाज में फ्रेटर्निटी नहीं है, यह समाज जो शत्रुता और घृणा की बुनियाद पर खड़ा है, और इसके लिए जिम्मेवार है हिंदू धर्म शास्त्र। आए, मैं दावा करता हूँ ये जिस देश के जितने भी साधु संत बदमाश हैं जाकर के हमसे दुशासन ये कर लें, हिंदू धर्म के जरिए जो है आपने इस देश में शत्रुता और इसका बोलबाला करके रखा है। मंडल की रिपोर्ट आने के बाद से एक बड़ा सुखद चीज होता है, ये जो वंचित जातियां हैं जिनमें हेटर्ड और एनिमिटी का भी अचानक उनमें जब फ्रेटर्निटी का विस्तार होता है, और इस फ्रेटर्निटी के फलस्वरूप ये जो वंचित जातियां हैं एक क्लास में, एक वर्ग के रूप में जो है संगठित होना शुरू करती हैं, और समाज जो है दो वर्ग में बढ़ जाता है, बहुजन और दूसरा जो अल्पजन। तो ये जो बंटने की शुरू होती है प्रक्रिया, यहीं पर जो है मंडल की रिपोर्ट प्रकाशित होने के 7 अगस्त को प्रकाशित होती है, और 25 सितंबर से जो है वो अडवाणी रथ अपना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि हजारों साल से धर्मशास्त्रों के जरिए इस देश के लोगों को डिफाइन स्लेव बना के रखा गया है, दलित पिछड़ों को धार्मिक गुलाम बनाकर रखा गया है। धर्म का अफीम पिला करके धर्म के हथियार के जरिए हम इनको पस्त कर सकते हैं, उसके बाद से शुरू होती हो। लेकिन इसकी आसान काट वही है, अगर दलित पिछड़ी नेताओं ने सामाजिक न्याय का विस्तार किया होता, अगर इनमें एस्पिरेशन पैदा किया होता कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, आपको सप्लाई में, डीलरशिप में, ठेके में, फिल्म में, टीवी में, मंदिरों को पुजारी, E to Z शक्ति के जितने स्रोत थे उसमें हम आपको भागीदारी देंगे, भाजपा हवा में उड़ गई होती। क्या इसके पास कुवत है? और जैसे आपको एग्जाम्पल दिया 2015 में जो है, जो मैं बात कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय के बीच में भाजपा कभी टिक नहीं सकती है, इसका एक प्रयोग जो है वो लालू प्रसाद यादव बिहार में करते हैं, और वहां कितनी बुरी तरीके से मोदी अपने पीक फॉर्म में आते हैं। अगली घटना देखिए क्या होती है, 2017 का चुनाव होता है आपका यूपी में, यूपी बिहार विधानसभा चुनाव। बतलाइए, अखिलेश और मायावती ने एक शब्द भी जो है सामाजिक न्याय का नहीं उच्चारित किया, एक शब्द भी सामाजिक न्याय का नहीं। दूसरा आपका चुनाव होता कहना है है कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों सामाजिक न्याय के मुद्दे के एक असफल नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। असफल क्या, ये एक तरीके से कहिए तो जो है ये शत्रु हैं, बहुजन शत्रु हैं। अखिलेश यादव, मायावती इस सोशल जो सामाजिक न्याय के शत्रु हैं। बड़ी बात है, या मैं आपको ईमानदारी से कहूं कि ये सब नेता हैं, बड़े साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया, इनके पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सरकमस्टेंसेज ने, हालात ने अखिलेश यादव और मायावती को नेता बना दिया, वरना न कोई अध्ययन है, न इनको सोशल जस्टिस कंसेप्ट की जानकारी ही नहीं। तो सर एक मिनट समझे, 2017 में लालू ने जो 2015 में रास्ता दिखाया उसको अगर फॉलो किए होते तो 2017 में ही जो है जोगी नहीं आ पाते। अगला चुनाव होता है 2019 में। 2019 के चुनाव के पहले भाजपा ने इस देश में कितना बड़ा सामाजिक अन्याय का अध्याय रच दिया था। आपको पता है कि जो है 2019 के जनवरी महीने में एक सप्ताह के अंदर जो सवर्णों को आरक्षण दे दिया था। उसके पहले जो है जहां जहां आरक्षण मिलता था मोदी ने जो अंधाधुंध खाली देश बेचने का काम किया। इस बात को अगर कायदे से उठाए होते और कहते कि मोदी ने तो सारा कुछ बेच दिया, जो आरक्षण आपको मंडल से मिला लगभग वो कागजों की शोभा बन गया है, लेकिन हमें लाइए, हम सत्ता में आएंगे तो आपको इन आरक्षण के साथ साथ जो है बाकी चीजों में दिखाएंगे। कहाँ ये टिकते। 2020 का चुनाव चुनिए तो तीसरा होता है, तेजस्वी यादव जो है बड़ा अच्छी लड़ाई लड़ते हैं बिहार में, काफी भीड़ जुटती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बंदा एक लाइन भी सामाजिक न्याय की बात नहीं किया तेजस्वी यादव। वो कह रहा है A to Z, जिससे मायावती कहती है सर्वजन की बात, उसी तरीके से A to Z कहते रहे। इतिहास उठा के देखिए, एक शब्द भी उसने सोशल जस्टिस की बात नहीं की। उसके बाद से तीसरा जो चुनाव होता है वो होता है आपका यूपी में 2022 में। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने सामाजिक न्याय का एक लाइन भी उच्चारित नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आते हैं, आपको याद होगा 2022 का जो चुनाव था, शायद जनवरी में स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं। उसके पहले जोगी का जो अपना हेटर्ड वाला पॉलिटिक्स वो कह दिए कि ये चुनाव जो है 80 बनाम 20 का होने जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का होने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये 15 बनाम 85 का है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया, कोई साथ ही नहीं।
तो 2022 में भी सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं उठा, 2019 में नहीं उठा, 2017 में नहीं हुआ। तो हिंदी पट्टी में अपनी कमियों के चलते एक दलित चिंतक, एक दलित लेखक और दुसाध साहब, जी मोदी आगे बढ़ते चलेंगे। दुसाध साहब, मैं ये कह रहा हूं कि एक आप दलित लेखक हैं, दलित चिंतक हैं, बहुजन मसलों पर लगातार लिखते हैं, लेकिन तमाम बहुजन राजनीति से उभरे हुए युवा तुर्क, जिसमें मायावती, अखिलेश और तेजस्वी यादव हैं, उनमें आप भविष्य के बहुजन का सपना देखने की बजाय एक किताब लिखते हैं राहुल गांधी पर, और सामाजिक न्याय का नया आइकॉन किताब लिखते हैं। यह क्या विचलन नहीं है एक लेखक की, या फिर सामाजिक अध्ययन का यह नया तजुर्बा बताता है कि भविष्य के ताकतवर बहुजन नेता राहुल गांधी साबित हो? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी दृष्टि से। ये जी जो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि विचलन, एक तरीके से विचलन तो नहीं, लेकिन निराशा जो है इन नेताओं से बहुत पहले हो चुकी थी। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 18 किताबें बीएसपी की राजनीति को केंद्रित करते हुए लिखा। मायावती बीच बीच में कहती है ना कि हमारा समाज हमको देवी मानता है, ये देवी की इमेज देने वाला दुसाध है। 2006 में मेरी एक किताब आती है, कांसीराम मवाद को साकार करती एक जिंदा देवी मायावती। उस किताब ने धूम मचा कर रख दिया था। उसको लेकर के आपका यूपी विधानसभा में सवाल उठा था। तो किताब ऐसी थी, एक तरीके से उनके लिए जो है रामायण गीता जैसी है, इनके बीएसपी वालों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि बीएसपी का जो वैचारिक आधार है, उस वैचारिक को आधार देने में एच एल दुसाध का जितना योगदान है उतना बीएसपी के नेताओं को नहीं, क्योंकि वो तो अपना, तो मैं इतने करने के बावजूद भी देखा कुछ हुआ नहीं। तो मैं लगातार जो है आपका जो है क्या कितना मैंने किताब लिखा। 2015 का चुनाव होता है, मैंने लालू यादव के कृतित्व को आगे बढ़ाते हुए लिखा। 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होता उस पर हमने वो किताब तेजस्वी पर लाई। 2017 में जब हार होती है तभी मैं किताब लाता हूँ। 2018 पिछली बार जो है, हाँ, ये वाली जो किताब है 2022 का, तो मैं हर चुनाव पर लाता हूँ किताब। तो एक तरीके से कहिए तो मैं ये जो बहुजनवादी नेता हैं, मैं इनसे पूरी तरीके से निराश हूँ। और निराशा के इसी दौर में अब मैं राहुल गांधी पर क्यों इतनी किताबें लिखा हूँ, इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। बैकग्राउंड वो नहीं है जो भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है 22 और 23 जनवरी को जो रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो 50वां 85th जो अधिवेशन हुआ था, वहां से जो सामाजिक न्याय का पिटारा कांग्रेस ने खोला, हद कर दिया। जी याद है वहां क्या होता है, राहुल गांधी क्या सवाल उठाते हैं। वो राहुल गांधी का या कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव रहा है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो है न्यायपालिका में सोशल डाइवर्सिटी लाने के लिए, सामाजिक विविधता दिखलाने के लिए विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यायिक सेवा आयोग गठित करेंगे। वहां राहुल गांधी कहते हैं सत्ता में आने पर हम जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी माने कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव वहां से आता है, ब्लॉक से लेकर के नेशनल लेवल की जो वर्किंग कमेटी है उसमें 50% हिस्सेदारी हम वंचित तबकों को देंगे। वहां से प्रस्ताव आता है ये जो शैक्षणिक क्षेत्रों में जो भेदभाव है, जो बहुजन दलित बहुजन छात्रों को जो ये किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हम रोहित वेमुला अधिनियम बनाएंगे। वहां से प्रस्ताव आता है, राहुल गांधी जो है खुल के कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, बाद में कहना शुरू किया महिला आरक्षण में कोटे में कोटा। तो जो ये आपका जो रायपुर अधिवेशन है, ये नई सदी में नए मिलेनियम में सोशल जस्टिस के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राजनीति का एक नए युग की शुरुआत हुई। और उसके बाद से जो है वो सिर्फ कागजों की शोभा नहीं बनी, उसके थोड़े दिनों बाद जो है कर्नाटक में जो चुनाव होता है, कर्नाटक चुनाव में जो है भाजपा का मुख्य हथियार है मुस्लिम हेटर्ड। मुस्लिम हेटर्ड को एक्सट्रीम पर पहुंचाने के लिए वहां पर जो है अमित शाह और जोगी ने एक नया खेल खेला था, इसमें राजनाथ सिंह वगैरह सभी जाके योगदान किए थे। उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को तो अब तक हिंदू धर्म संस्कृति का शत्रु बतलाते ही रहे। कर्नाटक में इनका नया गेम प्ले था कि मुसलमान जो है वो आरक्षण का हकमार वर्ग है, दलित पिछड़ों का हकमार, एक ऐसी इमेज।
तो एक बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुंचाया था उन्होंने हेट पॉलिटिक्स को। और उस हेट पॉलिटिक्स की काट ने राहुल गांधी ने जो है सोशल जस्टिस के मुद्दे पर करके धराशायी कर दिया। तो आपको बतलाऊं कि नई मिलीनियम में दो एग्जाम्पल सेट होते हैं जहां राजनीति को सामाजिक न्याय पर केंद्रित करके भाजपा को बुरी तरीके से हराया जाता है। एक 2015 में लालू जी ने सेट किया और दूसरा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। और राहुल गांधी का यहाँ से जो चीज होता है उसके बाद से जो है मुझे लिखने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आपके पाठक जो है वो आपके दर्शक मेरी वो किताब देखें। समय है दिखलाऊं? नहीं, किताब दिखा दें जी। ये पुस्तक है, ये सामाजिक न्याय किताब की राजनीति के नए आइकन। राहुल गांधी। जी, तो शुक्रिया दुसाद साहब आपकी बातचीत का। हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे एच एल दुसाद साहब। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उन तमाम चीजों की चर्चा की, लेकिन इस बीच जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही वह यह है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय के नए आइकॉन। वह राहुल गांधी से 13 जनवरी को मिले, वहां उन्होंने बातचीत की और बताया कि कैसे 2024 में सामाजिक न्याय को अगर केंद्रीय भूमिका में लाया जाए चुनाव के, तो बीजेपी जैसी पार्टी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही असल में आसानी से संकट बहुजन राजनीति करने वाले नेताओं में उनको दिखती है, जिनमें दृष्टि की कमी दिखाई देती है और भविष्य में ताकतपूर्वक सामाजिक न्याय के नारों को, उन मुद्दों को उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि यह एक विवादास्पद प्रश्न है। उम्मीद है कि चल दुसाद साहब को गालियां पड़ेंगी, लेकिन खैर, सच बोलने वाले लोगों को गालियां सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।